हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली किताब अ गेम ऑफ थ्रोन्स की एक और नई कड़ी। चैप्टर 57 सांसा स्टार्क पीओवी। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं सिंहासन कक्ष की उस ठंडी खामोश सुबह में। सिंहासन कक्ष की दीवारों को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। वे शिकार के टेपेस्ट्री, जिन्हें राजा रॉबर्ट बेहद पसंद करते थे, उतारकर एक कोने में बेतरतीबी से ढेर कर दिए गए थे। सर मैंडन मूर जाकर सिंहासन के नीचे अपने दो अन्य किंग्सगार्ड साथियों के पास खड़े हो गए। सांसा दरवाजे के पास ठिठकी खड़ी थी। आज उसके साथ कोई पहरेदार नहीं था। रानी ने उसे अच्छा व्यवहार करने के इनाम में महल में स्वतंत्र घूमने की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वह जहां भी जाती, पहरेदार उसके साथ होते। रानी उन्हें मेरी होने वाली बेटी के सम्मान रक्षक कहती थी, पर सांसा को उनमें कोई सम्मान महसूस नहीं होता था। महल में स्वतंत्रता का मतलब बस इतना था कि वह रेड कीप के भीतर कहीं भी जा सकती थी, बशर्ते कि वह दीवारों के बाहर न जाने का वादा करे। यह वादा सांसा ने खुशी खुशी कर दिया था। बाहर वैसे भी नहीं जा सकती थी। महल के दरवाजों पर दिन रात जानोस स्लिंट के गोल्ड क्लोक्स और लैनिस्टर के घराने के पहरेदार तैनात रहते। और फिर अगर बाहर जा भी पाती तो जाती कहाँ? उसके लिए इतना ही काफी था कि वह आंगन में घूम सके, मरसेला के बगीचे में फूल तोड़ सके और सेप्ट में जाकर अपने पिता के लिए प्रार्थना कर सके। कभी कभी वह गॉड्सवुड में भी प्रार्थना करती। आखिर स्टार्क परिवार पुराने देवताओं को मानता था। आज जोफ्री के शासन का दरबार लगने वाला था और सांसा घबराहट से इधर-उधर देखने लगी। पश्चिमी खिड़कियों के नीचे लैनिस्टर गार्ड्स की कतार खड़ी थी, तो पूरब की ओर गोल्ड क्लोक्स की पंक्ति। आम जनता का नामोनिशान नहीं था। ऊपर की गैलरी के नीचे कुछ रईस लॉर्ड इधर-उधर खड़े बातें कर रहे थे। संख्या 20 से ज्यादा नहीं थी, जबकि राजा रॉबर्ट के समय यहाँ 100 के करीब लोग दरबार में मौजूद रहते थे। सांसा भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ी, परिचय में हल्के अभिवादन करती हुई। उसने काले रंग की त्वचा वाले जलाभार्जो, गंभीर चेहरे वाले सर एरन सेंटागर और रेडवाइन जुड़वा भाइयों हॉरर और स्लॉबर को पहचाना, लेकिन उनमें से किसी ने उसे पहचानने का भाव नहीं दिखाया, और अगर पहचाना भी तो ऐसे दूर हट के मानो उसे ग्रे स्केल हो। बीमार से दिखते लॉर्ड गाइल्स ने उसके आते ही चेहरा ढक लिया और खांसी का नाटक करने लगे। और जब शराबी लेकिन मजाकिया सर डॉन्टोस ने उसे आवाज देने की कोशिश की, तो सर बैलन स्वान ने उनके कान में कुछ कहा और वे भी मुंह फेर कर खड़े हो गए। कई चेहरे तो थे ही नहीं, बाकी सब कहां चले गए? सांसा ने व्यर्थ ही भीड़ में अपने जैसे किसी दोस्ताना चेहरे को ढूंढा, लेकिन किसी ने उसकी ओर नजर तक नहीं डाली। मानो वह कोई भूत बन गई हो, अपने समय से पहले मर चुकी हो। काउंसिल टेबल पर अकेले ग्रैंड मास्टर पाइसेल बैठे थे, आंखें बंद, हाथ अपनी लंबी दाढ़ी पर रखे हुए, जैसे सो रहे हों। तभी बिना कोई आवाज किए लॉर्ड वेरिस हॉल में दाखिल हुए और एक पल बाद पीछे से लॉर्ड बैलिश मुस्कुराते हुए अंदर आए। वह हंसी मजाक करते हुए सर बैलन और सर डॉन्टोस से बातें करते आगे बढ़े। सांसा के पेट में घबराहट से तितलियां उड़ने लगी। उसने खुद को समझाया, मुझे डरने की कोई वजह नहीं, सब ठीक होगा। जोफ मुझसे प्यार करता है और रानी भी, उन्होंने खुद कहा था। अचानक उद्घोषक की ऊंची आवाज गूंजी, सब लोग आदर के साथ स्वागत करें हिज ग्रेस जोफ्री ऑफ हाउसेस बैराथियन एंड लैनिस्टर, अपने नाम के पहले एंडल्स, रॉयनार और फेस्टमेन के राजा और 7 किंगडम्स के स्वामी, और उनकी माता हाउस लैनिस्टर की सरसी, क्वीन रीजेंट, लाइट ऑफ द वेस्ट और प्रोटेक्टर ऑफ द रेल। सफेद कवच में चमकते सर बैरिस्टन सेल्मी उन्हें लेकर आए। सर एरिस ओकहर्ट रानी के साथ थे और सर बोरोस ब्लाउंट जोफ्री के बगल में। अब हॉल में किंग्सगार्ड के 6 शूरवीर मौजूद थे, बस जैमी लैनिस्टर को छोड़कर सभी। उसका राजकुमार नहीं, अब उसका राजा
लोहे के सिंहासन की सीढ़ियां दो दो करके चढ़ गया, जबकि उसकी मां काउंसिल की सीट पर जा बैठी। जोफ्री ने काले मखमल के कपड़े पहने थे, जिनमें लाल रेशमी चीरे थे, सुनहरे कपड़े की चमकती हुई केप, ऊंचा कॉलर और सिर पर रूबी और काले हीरों से जड़ा सुनहरा मुकुट। जोफ्री ने हॉल में नजर दौड़ाई और उसकी नजर सांसा से मिली। उसने मुस्कुराकर सिंहासन पर बैठते हुए कहा, राजा का कर्तव्य है कि वह गद्दारों को दंड दे और वफादारों को इनाम। ग्रैंड मास्टर पाइसेल, मेरे आदेश बढ़िए। पाइसेल धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने मोटा लाल मखमली चोगा पहन रखा था, जिस पर सफेद फर का कॉलर और सुनहरे बटन जड़े थे। चौड़ी कढ़ाईदार आस्तीन से उन्होंने एक चर्म पत्र निकाला, खोला और नाम पढ़ना शुरू किया। राजा और काउंसिल के आदेश से सभी को बुलाया गया था कि वे आकर जोफ्री के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लें। जो इनकार करे उन्हें गद्दार माना जाएगा और उनकी जमीन जायदाद छीन ली जाएगी। नाम सुनते हुए सांसा की सांसें थम गईं। लॉर्ड स्टैनिस बैराथियन, उनकी पत्नी, उनकी बेटी लॉर्ड रेनली बैराथियन, दोनों लॉर्ड रॉयस और उनके बेटे सर लोरस टायरेल, लॉर्ड म्स्टायरेल और उनका परिवार, मायर का लाल पुजारी थोरोस, लॉर्ड बेरिक डॉन्डेरियन, लेडी लाइसा एरिन और उनका बेटा रॉबर्ट, लॉर्ड हॉस्टरटली, उनके भाई सर ब्रिंडन, उनके बेटे सर एडम्योर, लॉर्ड जेसन मिलिस्टर, लॉर्ड ब्राइस कैरन, लॉर्ड टाइटोस ब्लैकवुड, लॉर्ड वाल्डर फ्रे और उनका उत्तराधिकारी सर स्टेवरॉन, लॉर्ड कैरिल वैंस, लॉर्ड जोनोस ब्रैकन, लेडी शीला वेंट, डोरन मार्टेल, प्रिंस ऑफ डॉर्न और उनके सभी बेटे। इतने सारे नाम। सांसा ने सोचा, इन आदेशों को भेजने के लिए तो पूरा झुंड कौवों का लगेगा। और फिर अंत में वे नाम आए जिनसे वह डर रही थी। लेडी कैटलिन स्टार्क, रॉब स्टार्क, ब्रैन स्टार्क, रिकॉन स्टार्क, आर्या स्टार्क। सांसा ने हल्की सी हाफ को दबा दिया। आर्या, इसका मतलब है कि वह गैली जहाज पर चढ़कर भाग निकली होगी। अब तक तो विंटरफेल पहुंच गई होगी। पाइसेल ने सूची समेटकर बाईं बाह में रखी और दाईं बाह से दूसरा चर्मपत्र निकाला। गद्दार एडर्ड स्टार्क की जगह हिज ग्रेस की इच्छा है कि टाइविन लैनिस्टर, लॉर्ड ऑफ कास्टली रॉक और वार्डन ऑफ द वेस्ट हैंड ऑफ द किंग का पद संभाले, राजा की आवाज बने, उनके शत्रुओं से युद्ध का नेतृत्व करें और उनकी राजेच्छा को पूरा करें। किंग ने ऐसा आदेश दिया है और स्मॉल काउंसिल सहमत है। गद्दार स्टैनिस बैराथियन की जगह हिज ग्रेस की इच्छा है कि उनकी माता क्वीन रीजेंट सर्सी लैनिस्टर, जो हमेशा उनकी सबसे बड़ी सहारा रही हैं, स्मॉल काउंसिल में बैठें और उन्हें न्याय और समझदारी से शासन करने में मदद दें। किंग ने ऐसा आदेश दिया है और स्मॉल काउंसिल सहमत है। सांसा ने आसपास के लॉर्ड्स के बीच हल्की फुसफुसाहट सुनी, लेकिन वह तुरंत थम गई। पाइसेल ने आगे पढ़ा, हिज ग्रेस की यह भी इच्छा है कि उनके वफादार सेवक जानोस स्लिंट, कमांडर ऑफ द सिटी वॉच, को तुरंत लॉर्ड की उपाधि दी जाए और हारेनहाल का प्राचीन किला, उसकी सारी जमीन जायदाद और आमदनी उन्हें और उनके वंशजों को सदा के लिए दे दी जाए। इसके अलावा लॉर्ड स्लिंट को तुरंत स्मॉल काउंसिल में बिठाया जाए ताकि वह राज्य के संचालन में मदद कर सके। किंग ने ऐसा आदेश दिया है और स्मॉल काउंसिल सहमत है। सांसा ने बगल से हरकत महसूस की। जानोस स्लिंट प्रवेश कर रहा था। इस बार फुसफुसाहट तेज और गुस्से से भरी थी। हजारों साल पुराने घरानों के गर्वीले लॉर्ड्स ने इस गंजे, मेंढक चेहरे वाले आम इंसान के लिए अनमने होकर रास्ता बनाया। उसके काले मखमल के डबल्ट पर सुनहरे तराजू सिले थे, जो हर कदम पर हल्की हल्की झंझनाहट करते। उसकी चेकदार काली सुनहरी रेशमी चादर चमक रही थी। आगे आगे उसके दो बदसूरत बेटे एक भारी लोहे की ढाल खींचते हुए चल रहे थे, जो लगभग उनके जितनी ऊंची थी। उसका नया प्रतीक था काले मैदान पर सुनहरा खून से लथपथ भाला।
इसे देखते ही सांसा की बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही लॉर्ड स्लिंट अपनी जगह पहुंचा, वाइसेल ने पढ़ना जारी रखा। अंत में इस गिद्दारी और उथल-पुथल के समय में हमारे प्रिय रॉबर्ट की हाल की मृत्यु के बाद काउंसिल का मानना है कि राजा जोफ्री का जीवन और सुरक्षा सर्वोपरि है। वह रानी की ओर मुड़े। सरसी खड़ी हुई। सर बैरिस्टन सेल्मी, आगे आइए। सर बैरिस्टन आयरन थ्रोन के पायदान पर मूर्ति की तरह खड़े थे, लेकिन अब वह एक घुटने पर झुककर सिर झुकाए बोले, हिज ग्रेस, मैं आपके आदेश के लिए हाजिर हूं। उठिए, सर बैरिस्टन, सर्सी लैनिस्टर ने कहा, आप अपना हेल्म उतार सकते हैं। माई लेडी। बूढ़े योद्धा ने खड़े होकर अपना ऊंचा सफेद हेल्म उतार दिया, मगर उनके चेहरे से साफ था कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों कहा गया। आपने लंबे समय तक और वफादारी से इस राज्य की सेवा की है, अच्छे सर, और 7 किंगडम्स का हर व्यक्ति आपका आभारी है। मगर अब मुझे डर है कि आपकी सेवा का समय समाप्त हो चुका है। राजा और काउंसिल की इच्छा है कि आप अपना यह भारी बोझ उतार दें। मेरा बोझ? मुझे डर है कि मैं नहीं। नए बने लॉर्ड जानोस स्लिंट ने भारी और रूखी आवाज में कहा, हर ग्रेस आपको यह बताने की कोशिश कर रही है कि आपको किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर के पद से मुक्त किया जा रहा है। लंबा सफेद बालों वाला यह योद्धा जैसे एक पल में छोटा हो गया। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। हिज ग्रेस, उन्होंने आखिरकार कहा, किंग्सगार्ड एक शब्दबद्ध भाईचारा है। हमारी प्रतिज्ञा जीवन भर के लिए होती है। केवल मृत्यु ही लॉर्ड कमांडर को उसके पवित्र कर्तव्य से मुक्त कर सकती है। किसकी मृत्यु, सर बैरिस्टन? रानी की आवाज रेशम जैसी मुलायम थी, लेकिन शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे। आपकी या आपके राजा की? आपने मेरे पिता को मरने दिया, जोफ्री ने ऊपर सिंहासन से आरोप लगाया। आप इतने बूढ़े हैं कि अब किसी की रक्षा नहीं कर सकते। सांसा ने देखा, बूढ़ा योद्धा अपने नए राजा की ओर देख रहा था। उसने कभी उन्हें इतना थका और उम्रदराज नहीं देखा था जितना अभी। हिज ग्रेस, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं 23वें वर्ष में व्हाइट स्वॉर्ड्स के लिए चुना गया था। यह मेरा सपना था जिस दिन मैंने पहली बार तलवार उठाई थी। मैंने अपने पैतृक किले का अधिकार छोड़ दिया। जिस लड़की से विवाह होने वाला था, उसने मेरे स्थान पर मेरे चचेरे भाई से शादी कर ली। मुझे न जमीन चाहिए थी, न बेटे, मेरा जीवन राज्य के लिए था। सर जेराल्ड हाइटॉवर ने स्वयं मेरी शपथ सुनी थी, राजा की रक्षा अपनी पूरी शक्ति से करने की, उसके लिए अपना खून बहाने की। मैंने व्हाइट बुल और डॉर्न के प्रिंस ल्यूविन के साथ लड़ाई लड़ी, सर आर्थर डे ने स्वॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग के साथ। आपके पिता की सेवा करने से पहले मैंने किंग एरिच की ढाल थामी थी, और उससे पहले उनके पिता जहेरीज की, 3 राजाओं की, और तीनों अब मर चुके हैं। लिटिल फिंगर ने तंज कसा। आपका समय खत्म हो गया है, सर्सी लैनिस्टर ने ऐलान किया। जोफ्री को अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो जवान हों और मजबूत। काउंसिल ने तय किया है कि सर जेमी लैनिस्टर आपकी जगह व्हाइट स्वॉर्ड्स के लॉर्ड कमांडर बनेंगे। द किंग्सलेयर, सर बैरिस्टन की आवाज में घृणा थी। वह झूठा शूरवीर जिसने अपने ही राजा का खून अपनी तलवार से बहाया, जिसकी रक्षा की उसने शपथ ली थी। अपनी जुबान संभालिए, सर, रानी ने चेताया। आप हमारे प्यारे भाई के बारे में बोल रहे हैं, अपने राजा के खून के बारे में। लॉर्ड वेरिस ने नरमी से कहा, हम आपकी सेवा को नजरअंदाज नहीं कर रहे, अच्छे सर। लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर ने उदारता से आपको लैनिस्पोर्ट के उत्तर समुद्र के किनारे एक सुंदर जमीन देने की पेशकश की है, सोने और मजदूरों के साथ, ताकि आप एक मजबूत किला बना सकें और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए सेवक भी। सर बैरिस्टन ने तीखी नजर उठाई। एक हॉल जिसमें मर सकूं और लोग जो मुझे दफना दें। धन्यवाद मेरे लॉर्ड्स, लेकिन मैं तुम्हारी इस दया पर थूकता हूं।
उन्होंने अपना भारी सफेद लबादा खोल दिया, जो कंधों से फिसल कर जमीन पर ढेर हो गया। उनका हेल्म जोर से गिरा। मैं एक शूरवीर हूं, उन्होंने कहा, फिर अपनी ब्रेस्ट प्लेट के चांदी के बटन खोल दिए और उसे भी गिरा दिया। और मैं एक शूरवीर की तरह ही मरूंगा। नंगे शूरवीर की तरह, लगता है, लिटिल फिंगर ने ताना मारा। हॉल में हंसी गूंज उठी। सिंहासन पर बैठे जोफ्री की, खड़े लॉर्ड्स की, जानोस स्लिंट, रानी सरसी, सैंडोर क्लेगने की, और यहां तक कि किंग्सगार्ड के वो 5 योद्धा भी हंस रहे थे जो कुछ पल पहले तक उसके भाई थे। सांसा ने सोचा, शायद यही सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा होगा। उसका दिल उस बूढ़े वीर योद्धा के लिए भर आया, जो अब अपमान और गुस्से से लाल हो चुका था, मगर शब्द नहीं निकाल पा रहा था। आखिरकार उसने अपनी तलवार खींची। किसी ने हल्की सी चीख दबाई। सर बोरोस और सर मेरिन उसकी तरफ बढ़े, लेकिन सर बैरिस्टन ने एक तिरस्कार भरी नजर से उन्हें रोक दिया। डरिए मत, सर्स, आपका राजा सुरक्षित है। आप लोगों की मेहरबानी से नहीं। अभी भी मैं तुम पांचों को ऐसे काट सकता हूं जैसे चाकू पनीर काटता है। अगर तुम किंग्सलेयर के अधीन सेवा कर सकते हो, तो तुम में से कोई भी इस सफेद वस्त्र के लायक नहीं। उसने अपनी तलवार आयरन के सिंहासन के नीचे फेंक दी। लो, लड़के, इसे पिघलाकर बाकियों में मिला देना अगर चाहो। यह तुम्हारे लिए ज्यादा काम की होगी, बजाय इसके कि यह इन 5 के हाथों में रहे। शायद लॉर्ड स्टैनिस इस पर बैठे जब वह तुम्हारा सिंहासन ले ले। वह लंबा रास्ता लेते हुए निकला। उसके भारी कदम पत्थर की नंगी दीवारों में गूंज रहे थे। लॉर्ड्स और लेडीज ने किनारा कर उसे रास्ता दिया। जब तक पेजों ने बड़े ओक और कांसे के दरवाजे उसके पीछे बंद नहीं कर दिए, हॉल में कोई आवाज नहीं आई। फिर हल्की हल्की फुसफुसाहट, बेचैनी और काउंसिल टेबल से कागजों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने मुझे लड़का कहा, जोफ्री ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज उसकी उम्र से भी छोटी लग रही थी, और मेरे अंकल स्टैनिस के बारे में भी बात की। वेरिस ने नरम स्वर में कहा, यह तो बस बेकार की बातें हैं। इसका कोई मतलब नहीं। वो मेरे चाचाओं के साथ साजिश कर सकता है। मैं चाहता हूं कि उसे पकड़कर उससे सवाल जवाब किए जाए, जोफ्री ने कहा। कोई नहीं हिला डुला। जोफ्री की आवाज ऊंची हो गई। मैंने कहा, उसे पकड़ो। जैनोस स्लिंट परिषद की मेज से उठ खड़ा हुआ। मेरे गोल्ड क्लोक्स देख लेंगे, महाराज। अच्छा, राजा जोफ्री ने कहा। लॉर्ड जैनोस बड़े कदमों से हॉल से बाहर चला गया। उसके कुरूप बेटे उसके पीछे पीछे, हाथ में हाउस स्लिंट का भारी धातुड़ाल उठाए। महाराज, लिटिल फिंगर ने याद दिलाया, अब 7 में से 6 रह गए हैं। हमें आपके किंग्सगार्ड के लिए एक नई तलवार की जरूरत है। जोफ्री मुस्कुराया। मां, उन्हें बताओ। क्वीन सरसी ने कहा, राजा और परिषद ने तय किया है कि 7 राज्यों में ऐसा कोई नहीं जो महाराज की रक्षा के लिए आपके वफादार ढाल सैंडोर क्लेगन से ज्यादा उपयुक्त हो। क्या कहते हो, डॉग? जोफ्री ने पूछा। हाउंड का झुलसा चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। उसने एक पल सोचा और कहा, क्यों नहीं? मेरे पास न जमीन है, न पत्नी जिसे छोड़ना पड़े, और अगर होती भी तो किसे परवाह। फिर उसके जले हुए होंठ टेढ़े हो गए। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, मैं किसी शूरवीर की शपथ नहीं लूंगा। किंग्सगार्ड के सभी भाई हमेशा से शूरवीर रहे हैं, सेर बोरोस ने कहा। अब तक, हाउंड ने गहरी, खुरदरी आवाज में जवाब दिया। सेर बोरोस चुप हो गया। राजा का हरोल्ड आगे बढ़ा, और सांसा को एहसास हुआ कि समय आ गया है। उसने घबराते हुए अपनी स्कर्ट का कपड़ा सीधा किया। वह शोक के वस्त्रों में थी, मृत राजा के सम्मान में, लेकिन उसने खास ख्याल रखा था कि वह सुंदर दिखे। उसने वो हाथीदांत रंग की सिल्क की गाउन पहनी थी जो रानी ने दी थी, जिसे आर्या ने खराब कर दिया था, लेकिन उसने उसे काला रंगवा लिया था और अब दाग बिल्कुल नहीं दिखता था। गहनों पर घंटों सोचने के बाद उसने एक साधारण चांदी की चेन पहनने का फैसला किया।
हरोल्ड की आवाज गूंजी, यदि इस सभा में कोई है जिसे महाराज के सामने कोई और विषय रखना है तो अभी बोले या चुप रहे। सांसा ने मन ही मन कहा, अब मुझे अभी करना होगा। देवताओं, मुझे साहस दो। वह एक कदम फिर दूसरा आगे बढ़ी। लॉर्ड और नाइट्स उसके लिए रास्ता छोड़ते गए और उसे महसूस हुआ कि सबकी नजरें उस पर हैं। मुझे अपनी लेडी माँ की तरह मजबूत होना होगा, उसने सोचा। महाराज, उसने धीमी कांपती आवाज में पुकारा। आयरन थ्रोन की ऊंचाई से जोफ्री ने सबसे पहले उसे देखा। आगे आओ मेरी लेडी, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान ने सांसा को हिम्मत दी, उसे खूबसूरत और मजबूत महसूस कराया। वो मुझसे प्यार करता है, हाँ करता है। सांसा ने सिर उठाया और संतुलित चाल से आगे बढ़ी, न बहुत तेज न बहुत धीमी। लेडी सांसा, हाउस स्टार्क, हरोल्ड ने ऐलान किया। वह उस जगह रुक गई जहां सिर बैरिस्टन का सफेद लबादा और कवच जमीन पर पड़े थे। रानी ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई काम है राजा और परिषद के लिए, सांसा? हाँ। वह लबादे पर घुटनों के बल बैठ गई ताकि उसका गाउन गंदा न हो, जैसा कि महाराज को अच्छा लगे। मैं अपने पिता लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क, जो राजा के हाथ थे, के लिए दया की याचना करती हूँ। क्वीन सर्सी ने आह भरी, सांसा, तुमने मुझे निराश किया। मैंने तुम्हें गद्दार के खून के बारे में क्या कहा था? तुम्हारे पिता ने गंभीर अपराध किए हैं, ग्रैंड मास्टर पाइसेल ने कहा। अरे बेचारी बच्ची, वेरिस ने सांस भरी, ये तो बस एक मासूम है, इसे पता ही नहीं कि ये क्या मांग रही है। सांसा की नजरें सिर्फ जोफ्री पर थी। उसे मेरी बात सुननी ही होगी, उसने सोचा। जोफ्री ने आदेश दिया, उसे बोलने दो, मैं सुनना चाहता हूं। धन्यवाद महाराज। सांसा ने हल्की शर्मीली मुस्कान दी, बस उसके लिए। पाइसेल ने कहा, गद्दारी एक जहरीली घास है जिसे जड़ समेत उखाड़ना पड़ता है, वरना हर जगह नए गद्दार उग आते हैं। लॉर्ड बैलिश ने पूछा, क्या तुम अपने पिता के अपराध से इनकार करती हो? नहीं मेरे लॉर्ड्स, मैं जानती हूं कि उन्हें दंड मिलेगा। बस मैं दया की भीख मांगती हूं। वो राजा रॉबर्ट के मित्र थे, उन्होंने उनसे प्यार किया। उन्हें राजा का हाथ बनने की चाह नहीं थी, जब तक राजा ने नहीं कहा। किसी ने जरूर उन्हें झूठ कहा होगा, रेनली, स्टैनिस या कोई और। जोफ्री ने आगे झुककर कहा, उसने कहा कि मैं राजा नहीं हूं। उसने ऐसा क्यों कहा? उनकी टांग टूटी थी, सांसा ने जल्दी से कहा। बहुत दर्द था, मिस्टर पाइसेल उन्हें दूध एकस दे रहे थे और कहते हैं कि वो दिमाग को धुंधला कर देता है, वरना वो कभी ऐसा नहीं कहते। वेरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे का विश्वास, कितनी प्यारी मासूमियत। और अक्सर ज्ञान बच्चों के मुंह से ही निकलता है। गद्दारी गद्दारी ही होती है, पाइसेल ने तुरंत कहा। जोफ्री उठ खड़ा हुआ। सांसा ने मन ही मन कहा, कृपया वही राजा बनो जिसे मैं जानती हूं, नेक, दयालु और महान। क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने को है? जोफ्री ने पूछा। बस जितना आप मुझसे प्यार करते हैं मेरे राजकुमार, ये कृपा कर दीजिए। और बस दोस्तों। इस तरह सांसा के दिल में उम्मीद और डर दोनों का तूफान एक साथ उठ रहा है। महल की ये सुनहरी दीवारें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही अंदर से ठंडी और खतरनाक है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या सांसा अपने सपनों के राजकुमार को पाएगी, या यह सुनहरा सपना एक डरावने सच में बदल जाएगा? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा गेम ऑफ थ्रोन्स के अगले रोमांचक चैप्टर का, जो हम लाएंगे बहुत जल्द, सिर्फ यहीं फिक्शनवर्स पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधा पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और कहानियों के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए।